22 दिन बाद सरकार। प्रोफेसर आपको लग रहा है कि ये युद्ध खत्म करने की मूड में है डोनाल्ड ट्रंप? ईरान तो नहीं है। नहीं, इसके बस की नहीं, ये मूड में बहुत है, इसका बस करे ये दुम दबा के भाग ले आज दुम दबा के भाग ले, मगर इसकी बस की नहीं है भाई। ये ट्रंप दबाव में है या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या झांसा दे रहे हैं? ट्रंप का ट्वीट क्या कहता है अपने बारे में? तो डोनाल्ड ट्रंप का झूठ यहां पर पकड़ा गया और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमारी तो बातचीत हो रही थी 2 दिनों से और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 दिनों तक हम कोई हमला नहीं करेंगे। तेहरान ने कह दिया हॉर्मुज नहीं खुलेगा किसी भी सूरत में, और प्रशासन के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो गलत है, कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैक डाउन किया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हट रहे हैं। तेहरान से अमेरिका की कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध से बाहर आना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है? डोनाल्ड ट्रंप का अभी थोड़ी देर पहले एक ताजा ट्वीट आया है और उस ट्वीट में उन्होंने ये नहीं लोगों को समझ में आ रहा है कि वो युद्ध की शांति चाहते हैं, वो युद्ध को खत्म करना चाहते हैं, या फिर वो बाजार को मूर्ख बनाना चाहते हैं, और अपने ही मन से उन्होंने शांति की बातें कर डाली हैं। आइए आपको दिखाते हैं डोनाल्ड ट्रंप का ताजा ट्वीट। उस ट्वीट को आपको पढ़कर लगेगा कि डोनाल्ड ट्रंप अब ये युद्ध नहीं चाहते, डोनाल्ड ट्रंप ये युद्ध खत्म करना चाहते हैं। ये अभी का लेटेस्ट ट्वीट है जो मैं आपको पढ़ना चाहती हूँ, उसको स्क्रीन पर दिखाइएगा। ये देखिए, उन्होंने लिखा है कि आई एम प्लीज्ड टू रिपोर्ट दैट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द कंट्री ऑफ ईरान हैव हैड over the last 2 days very good and productive conversations regarding a complete and total resolution of our hostilities in the Middle East based on the tenor and tone of these in-depth, detailed and constructive conversations. डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि हम 5 दिनों तक इस जो पावर प्लांट्स हैं ईरान के और उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम हमला नहीं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले दो दिनों से हमारी बड़ी अच्छी बातचीत चल रही है ईरान के साथ, और अब आगे 5 दिनों तक जैसी भी बातचीत चलेगी उसके बेसिस पर हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। यहाँ पर 2-3 सवाल यहाँ पर मुख्य खड़े होते हैं। पहली बात तो ये डोनाल्ड ट्रंप का जो पोस्ट है ये अपने आप में कितना बड़ा झूठ है, ये मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाती हूँ इरानियन न्यूज एजेंसी का। हाँ, और मैं उसको पढ़ के बता देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट प्ले कर दीजिएगा। इरानियन न्यूज एजेंसी ने बहुत साफ साफ लिखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बैक डाउन किया है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप अब पीछे हट रहे हैं। तेहरान से अमेरिका की कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, ना किसी मीडिएटर के जरिए और ना ही यूएस से डायरेक्टली कोई बातचीत हो रही है। तो तेहरान न्यूज ने, जो इजराइल टाइम्स है, इरानियन न्यूज एजेंसी, उसने बिल्कुल साफ साफ कह दिया है कि हमारी कोई भी बातचीत डायरेक्ट या मीडिएटर के थ्रू नहीं हुई। तो डोनाल्ड ट्रंप का झूठ यहां पर पकड़ा गया और डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट क्या कहता है? वो ये कहता है कि हमारी तो बातचीत हो रही थी 2 दिनों से और उसके बाद उन्होंने कहा कि 5 दिनों तक हम कोई हमला नहीं करेंगे। टोन एंड टेनर जो बातचीत का है वो, और ये देखिए ईरानियन न्यूज एजेंसी क्या लिखती है। तेहरान ने कह दिया हॉर्मुज नहीं खुलेगा किसी भी सूरत में, और ईरान ये कह रहा है, ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ये कह रही है कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो दावा है कि हमारी बातचीत हो रही है 2 दिनों से, अब वो किससे बातचीत कर रहे हैं ये पता नहीं, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने ये ट्वीट लिखा तो जो क्रूड ऑयल के दाम थे वो 11% दाम नीचे चले गए। तो क्या बाजार को काम डाउन करने के लिए उन्होंने ये झांसे वाला ट्वीट लिखा? और अगर ये झांसा है और जो ईरान ये कह रहा है, झूठ का बड़ा दावा कर रहा है, तो आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्यों किया? दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अब इस युद्ध से बाहर आना चाहते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप दबाव में है? आज ही गार्डियन में और तमाम अमेरिकी न्यूज़पेपर्स में एक्स CIA चीफ, यानी कि जो पूर्व CIA के चीफ है लियोन पेनेटा, उनका इंटरव्यू छपा है और लियोन पेनेटा ने बहुत क्लियरली कहा है कि ईरान युद्ध के लिए अगर कोई व्यक्ति जिम्मेदार है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है, और जो भी हो रहा है उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप जिम्मेदार है। आपने देखा था कि कुछ दिन पहले जो यूएस काउंटर टेररिज्म के हेड थे जो केंट, उन्होंने भी रिजाइन किया था। उसके बाद तुलसी गबार्ड का भी एक स्टेटमेंट आया था। तो यानी कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर से, प्रशासन के अंदर से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो गलत है। अमेरिका के जो आम व्यक्ति है वो भी ये कह रहा है कि ये जो युद्ध था, ये थोपा गया युद्ध था, ये गलत था। तो क्या ट्रंप अब दबाव में है अपने प्रशासन के तरफ से और लोगों की तरफ से? तो क्या एक एग्जिट रूट ढूंढ रहे हैं और इसीलिए उन्होंने शांति का शगुफा दे दिया कि लो भाई हम शांति चाहते हैं, अब हम 5 दिन आपको देखेंगे। तो ईरान ने तो उसको मना कर दिया। ईरान ने कहा कि नहीं, हमारी तो कोई बातचीत नहीं हो रही है, हॉर्मुज नहीं खुलेगा, आप चाहे जो भी कर लीजिए। तो क्या ये डोनाल्ड ट्रंप का झूठ आज पकड़ा गया? ईरान ने जिस तरीके से रिएक्ट किया है, अब अगले हम 5 दिन क्या होता हुआ देखते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को बीच बीच में प्ले करते रहिएगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। हमारे साथ देश के जाने माने इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा हैं। प्रोफेसर मेहरोत्रा, आपका स्वागत है। हमारे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर, आपका स्वागत है। मनीष शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं, और सिद्धार्थ शर्मा, इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट, हमारे साथ हैं, आपका भी स्वागत है। ये ट्रंप दबाव में है या ट्रंप झूठ बोल रहे हैं या झांसा दे रहे हैं? ट्रंप का ट्वीट क्या कहता है अपने बारे में, इसको आप कैसे देखते हैं? ये खबर, ये जो डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट है, इसको हम क्या माने कि झूठ है? क्या हम ये माने कि ट्रंप अब डर गए हैं, उनके ऊपर दबाव है कि भाई आप किसी भी तरीके से इस लड़ाई को आप खत्म करिए, चाहे ये आपका सिरदर्द है? तो ये आज इस पोस्ट के बारे में हम क्या कहेंगे? और उसके बाद मैं आऊंगी, अभी ऑयल प्राइसेस पर भी आऊंगी संतोष मेहरोत्रा के पास, लेकिन इस पोस्ट को कैसे देखा जाए? ट्रंप का झूठ, ट्रंप पर दबाव, इसको किस तरह से माना जाए? जी नहीं, देखिए, अभी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के कह लीजिए कि उन्होंने जो कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि
1973 के बाद का सबसे बड़ा ये ऊर्जा संकट है। 1979 के बाद का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट है। 11 मिलियन बैरल जो है उसमें कमी आई है, जो उस समय उसके दोगुनी है। जो 73 का संकट है उससे दोगुना है। उन्होंने ये भी कहा है कि जो है गैस का संकट भी आप समझिए कि 140 अरब घन मीटर उसमें कमी आई। जो इराक, जो रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद जिसमें 75 घन मीटर का मामला था, 75 अरब, वो उसका दोगुना। तो वो कह रहे हैं कि इतिहास का सबसे बड़ा संकट, ऊर्जा संकट सबसे बड़ा इतिहास का कह रहे हैं कि बड़ा ऊर्जा संकट। ऑस्ट्रेलिया में गए थे, कैनबरा में उनका भाषण है, उसमें वो बोल रहे हैं सबसे बड़ा संकट ये आया है। और आप समझिए कि उसमें उसके चलते दुनिया भर की जो तेल संकट है, उसके चलते अर्थव्यवस्था का संकट है, उसके चलते जो है एक राजनीतिक पॉलिटिकल क्राइसिस, ओवरऑल वर्ल्ड एक पॉलिटिकल क्राइसिस जो है खड़ा होने की स्थिति आ गई। पूरा यूरोप पहले से दबाव है ट्रंप पे कि आप इसको सम अप करिए। उन्होंने केवल उनसे अलग नहीं हुए यूरोप, मैंने उस युद्ध में शामिल बिल्कुल नहीं है, और उसके अलावा वो इसको सम अप कराने का भी उनका एक दबाव है। अमेरिका के अंदर अभी आप देखिए कि पिछले जो अभी जो आतंकवाद विरोधी जो निदेशक हैं, उन्होंने क्या कहा हम सब लोग जानते हैं कि अमेरिका इजराइल के लिए युद्ध लड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि खुमनई को मार करके परमाणु बम का खतरा और बढ़ा दिया है, क्योंकि इजराइल अब सैनिक उसमें चला गया। खुमनई साहब परमाणु बम के खिलाफ थे और ये सैनिक वहां पे कंट्रोल बढ़ जाएगा, और अब वहां सुरक्षा बोध जो पैदा हुआ है उसके अंदर, तो परमाणु बम बनाने की राष्ट्रीय आकांक्षा है वो भी बलवती होगी। तो उन्होंने आलोचना की है। जो अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का ही हिस्सा है, पूर्व रक्षा सचिव है, जो जिनके बारे में कहा जाता है कि ओसामा बिन लादेन को खोजने में उनका रोल था उस समय, CIA के वो थे। उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये शुरुआती जो हस्तक्षेप था हम लोगों को पहले से पता था। मैंने अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को पता था कि हुर्मुज को रोक देने की क्षमता ईरान के पास मौजूद है। उन्होंने ये कहा है हुर्मुज को बाधित कर देने का और उसके जरिए पूरे दुनिया के तेल को संकट में डाल देने का ये ताकत ईरान के पास है, जो किसी के पास नहीं है। वो उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। ये वो भी कहा है उन्होंने कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट इस बात को जानता है, उसके बावजूद भी ट्रंप जो है उसमें उलझे हैं। और ट्रंप गए हैं तो शुरुआती सफलता से थोड़ा लोगों को खुमनई को मार दिया और ये कर दिया, तो शुरुआती सफलता के बाद अब वो फंस गए। अब वो वहां से उनको जितना जल्दी हो बाहर निकलना चाहिए। मैंने वो उनका कहना है कि ट्रंप एक झूठ को 100 बार बोलते हैं, जैसे यहाँ हमारे मोदी जी बोलते हैं। उन्होंने ये बात कही है, एक झूठ को इतनी बार वो बोलते हैं कि धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं झूठ को। और ये एक बच्चे जैसा मामला है, किसी देश के राष्ट्रपति का ये बयान नहीं हो सकता है। तीसरा आप देखिएगा कि आप ईरान के मामले में आप देखिए कि उसमें फिर अब एक मौका इसमें ये है कि ट्रंप साहब, अब देखिए हम लोग बार बार कह रहे हैं वो बाहर निकलना चाह रहे हैं और सारे लोग चाह रहे हैं कि बाहर निकले। मैंने पश्चिम एशिया की जनता भी चाह रही है कि अमेरिका पीछे हटे, यूरोप की जनता और सरकारें चाह रही है कि अमेरिका पीछे हटे, अमेरिका के अंदर जो एस्टेब्लिशमेंट है से लेकर के जनता तक चाह रही है वो बाहर पीछे हटे, और दुनिया भर में भी भारत भी दूसरे कारणों से उम्मीद कर रहा है कि वो पीछे हटे, क्योंकि अमेरिका के साथ ही उसको रहना। उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे। तो मेरा ये कहना है कि ये एक एस्टेब्लिश, ये चौतरफा उसमें ये है। अब ये 5 दिन का समय क्यों दिया गया? क्योंकि वास्तव में ईरान से बात नहीं हो रही है। ये बात तो सच्चाई है, ईरान ने बोल दिया कि किसी भी माध्यम से बात नहीं हो रही है। लेकिन ईरान जो कह रहा है वो संभव नहीं होता है। जब युद्ध चल रहे होते हैं उसी समय बातचीत भी हो रही होती है। मतलब इसको हम लोग को ध्यान देना चाहिए, जिस समय युद्ध चल रहे होते हैं उस समय भी तमाम चैनलों से एक संवाद की भी प्रक्रिया चल रही होती है। वो संवाद की प्रक्रिया चल रही होगी, वो अपने एलाई से भी चल रही होगी, माने रसिया और चाइना के साथ चल रही होगी। वो यूरोप जो नहीं चाहता युद्ध, जो देश नहीं चाह रहे हैं उनके साथ एक चल रही होगी। तो ट्रंप ने एक तरह से रसिया चाइना को इशारा किया, ट्रंप ने एक तरह से अपने ढेर सारे एलाई को इशारा किया है जो इस युद्ध को खत्म करना चाहते हैं। उनको ये मौका दिया इन 5 दिनों में कुछ मसले को किसी इख्तिताम तक ले जाओ, वार्ता को किसी वार्ता के टेबल पर ले आओ, हम अब यहां से निकलना चाहते हैं। और ये बात जो है, ये बात उन देशों को एक मैसेज है, ईरान को नहीं मैसेज है। ये ईरान के बहुत ज्यादा उसके पीछे खड़े जो देश है उनको एक मैसेज है। और आप कह लीजिए कि यूरोपीय जो इस तरह के देश हैं जो अभी इस युद्ध में अमेरिका के एलाई है लेकिन शामिल नहीं, उनके लिए एक मैसेज है कि आप कोई संवाद की प्रक्रिया को बढ़ाओ। अब ओमान की हैसियत नहीं कि वो बढ़ा सकता है, ओमान अब उस स्थिति में नहीं रह गया, पश्चिम एशिया का कोई देश नहीं रह गया। तो अब या तो यूरोप इसमें हस्तक्षेप करे या चाइना और रसिया हस्तक्षेप करे। तो ट्रंप ने इसीलिए 5 दिन का समय लिया है। बिल्कुल मैं सोच पा रहा हूं कि ट्रंप किसी भी हालत में अब कोई एक फिनिशिंग, कोई एक अच्छा एंड करके वो निकलना चाहते हैं। अब इसमें एक संकट आएगा कि अभी एक दिक्कत ये है कि जो ये इधर ये चाइना, रसिया और ईरान का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ईरान को मैसेज बार बार दे रहा है अपने तरीके से कि पश्चिम एशिया को मुक्त करने का इससे बेहतर कोई समय नहीं आएगा। पश्चिम एशिया को अभी जो है अभी और थकाओ थोड़ा,
इजराइल को और ध्वस्त करो, अमेरिका को और दुनिया से अलगाव में डालो, और उसके सैनिक अड्डे को और ज्यादा अप्रासंगिक करो, उसके आसपास के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट करो। ये उसका एक दबाव जरूर होगा कि, और ईरान भी चूंकि उसके अंदर एक राष्ट्रवाद वाला पहलू ये होगा कि उसके खोमेनी साहब मारे गए, माने जो वहां के हीरो थे, मतलब आप कह लीजिए वो मारे गए। तो एक जनता में भी एक बात ये होगी कि इसको जो है हम एक बड़ा डैमेज करेंगे, कोई बड़ा डैमेज करके बाहर निकलेंगे। तो अब ये देखना है कि क्या रसिया चाइना ईरान को बातचीत की तरफ ले जा रहे हैं, या यूरोप जो है क्या इस दिशा में दखल देने जा रहा है। लेकिन असली तय होना है रसिया और चाइना से। वो अगर किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि जितना झटका देना था अब दे दिया, अब कूटनीतिक तरीके से झटका दिया, अब युद्ध के जरिए झटका न दिया जाए, अब आगे कूटनीतिक पे झटका दिया जाए। अगर इस मसले पर ईरान रसिया चला गया तो ये संवाद 5 दिन के अंदर आप देखेंगे कि संवाद होगा और ये युद्ध जो है शांत होगा। जी ठीक है, मैं संतोष मेहरोत्रा के पास आ रही हूँ कि संतोष सर, आज जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप का ये ट्वीट आया, उस ट्वीट को फिर से दिखाइएगा स्क्रीन पर, जैसे ही ट्वीट आया उसके बाद करीब 11% गिरावट ब्रेंट और क्रूड के दामों में आई। बाजार को प्रोटेक्ट करने के लिए और बाजार को शांत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरीके का ट्वीट लिखा है, और हालांकि मंशा यही है कि इस लड़ाई को जारी रखेंगे। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि 5 दिन का समय उन्होंने इसलिए लिया है कि एक तरफ बाजार को शांत करें और दूसरी तरफ ग्राउंड इन्वेजन की तैयारी हो। मोटी बात यह है कि ट्रंप न बच्चा है और न पागल है, वो बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन। वो बेचारा केवल बिजनेसमैन है, दिक्कत उसकी ये अब समझिए यहां क्या हो रहा है। कोई किसी से बात नहीं हो रही है, न यूरोपियन देश किसी से बात कर रहे हैं, न फ्रांस किसी से बात कर रहा है, न इजराइल को डंप किया जा रहा है। कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, होने वाला है। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, वो कारण भी मैं आपको समझा दूंगा 1 मिनट में। मगर असली बात यह है कि फरवरी के अंत में जब ये लड़ाई शुरू होती है तो डाउ जोन्स एवरेज और S&P इंडेक्स दोनों, मतलब यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक मार्केट्स बहुत बढ़त थे। और जब से ये लड़ाई शुरू हुई है धड़ाम धड़ाम गिर रहे हैं। 5.5% डाउ गिरा है, 7.5% S&P गिरा है। ये स्टॉक मार्केट, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बिलियनर ओनर्स इनको सपोर्ट करते हैं, तो ये जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की कमाई का नुकसान हो रहा है उसको थामने की कोशिश थी इस ट्रंप के ट्वीट में कि 5 दिन रोक दिया। अब समझ रही हैं, सिर्फ ये कारण है और कोई कारण है ही नहीं। और अमेरिका का जो मीडिया है, जो स्टैंडर्ड मीडिया है, उसकी बात कर रहा हूं, वो इस बात को इस तरीके से फैलाएगा कि मार्केट जंप अप करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मोटी बात यह है कि दुनिया में त्राही मची होगी, और हमें चर्चा, माफ करिएगा, करनी चाहिए कि हमारा मजदूर सूरत से वापस जा रहा है, दिल्ली का मजदूर वापस जा रहा है। क्यों उसको? क्योंकि हमारे देश की सरकार ने LPG के सिलेंडर की सप्लाई का स्टॉक नहीं बनाया था। उस पर मैं वापस आता हूं अभी 1 मिनट में। मोटी बात यह है कि उनकी इकोनॉमी पे उतना असर नहीं पड़ा है। हुआ यह है कि अगर ये स्टॉक मार्केट गिरेगा और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो अमेरिका की इकोनॉमी में असर ये होगा मॉनेटरी पॉलिसी पे कि जो फेडरल रिजर्व है, यानी कि उनका जो RBI है, वो इंटरेस्ट रेट नहीं घटाएगा। ट्रंप चाहते हैं इंटरेस्ट रेट घटा दे, इंटरेस्ट रेट नहीं घट रही है। और इन सब संभावनाओं को से बचने के लिए ट्रंप साहब अपने बिलियनर दोस्तों के लिए इस तरीके के मूर्खतापूर्ण बयान, जिसको पूरी तरीके से फैलाया जाता है एजेंसीज द्वारा, न्यूज एजेंसी द्वारा, इस तरीके से बयान दिए जाते हैं। अब मैं जरा सा ये भी बात कर लेता हूं कि क्या यूरोपियन यूनियन ईरान से बात कर रहा है? यूरोपियन यूनियन क्यों बात करेगा भाई? और आप समझते हैं कि ईरानी क्या बात करने के लिए तैयार है? ईरानी ने कह दिया है, 1 बार नहीं 50 बार कह दिया है कि हम बात नहीं करेंगे, हम नहीं किसी हालत में करेंगे बात, हम करेंगे ही नहीं बात किसी तरीके से। तुमसे बात करने का फायदा क्या है भाई? और ये युद्ध रुकने नहीं वाला। क्यों नहीं रुकने वाला? क्योंकि ईरान के पास इतनी हजारों की संख्या में मिसाइल्स हैं, इतनी हजारों की संख्या में ड्रोन्स हैं, और वो सारे अंडरग्राउंड है, सारे अंडरग्राउंड। और ये ध्वस्त करना चाहे भी तो नहीं कर पाते बेचारे। करें तो क्या करें? ये फड़फड़ाहट है, ये जो इस तरीके की बीच बीच में ट्वीट आ रही,
हाय हाय ये सब देखो, मैं देखो सारी इतनी कोशिश कर रहा हूँ, ये अपने अपने मागा क्राउड का मुंह बंद करना, उसमें रुई ठूस रहे हैं ये और कुछ नहीं कर रहे बेचारे, इनके बस की नहीं है, ये इतना फड़फड़ा रहे हैं तो सच्ची नहीं समझ में आ रहा है क्या करी। आप समझ रहे हैं, इजराइल को ये कभी डंप नहीं करेगी। अरे भाई इजराइल के जो बड़े बड़े, देखिए अमेरिका की पॉलिटिक्स समझिए, मैं 11 साल अमेरिका में रहा हूं और 90 के दशक में रहा हूं, 70 के दशक में रहा हूं, 2000 के दशक में रहूंगा, तो मैं अच्छी तरीके से उनकी पॉलिटिक्स समझता हूं। रिपब्लिकन पार्टी इज इन द ग्रिप ऑफ एपैक। एपैक क्या चीज है? एपैक है जायनिस्ट का एक भयंकर बड़ा लॉबी ग्रुप जो और उसमें बड़े बड़े बिलियनर्स हैं और उन्होंने ही फंड करके इनको जिताया है। उन्हीं नेतन्याहू और एपैक बिल्कुल इस तरीके से हैं और नेतन्याहू ने एपैक के थ्रू मौका देख करके, क्योंकि ये 40 साल का इनका गेम प्लान है नेतन्याहू का कि हमें ईरान के ऊपर अटैक करना, मगर कोई भी अमेरिकी प्रेसिडेंट तैयार ही नहीं था करने को। ट्रंप एक इतना कमजोर दिमाग का आदमी है, बिजनेसमैन होने के अतिरिक्त बहुत कमजोर दिमाग का आदमी है, बहुत मंद बुद्धि का है, उसकी हेल्थ फेल कर रही है, वैसे भी मेगोलोमेनियाक है, उसके सामने थोड़ी सी उसकी चिरौरी कर दो तो वो आपको गले लगाने के लिए तैयार हो जाता है? तो चिरौरी करने के लिए हमारे देश के लोग भी पहुंच जाते हैं एनीवे, और इसीलिए हमारे देश के लोग इजराइल पहुंच जाते हैं कि अगर ट्रंप का दिल जीतना है तो इजराइल पहले जीतो। इस वजह से हम इस स्थिति में है जिस स्थिति में हमें हुजूर वाला, बात समझिए ये क्या स्थिति है। अब देखिए वापस आ जाते हैं, इन सब बातों में कोई दम नहीं है। मोटी बात यह है कि हमारी स्थिति क्या है कि 22 दिन बाद सरकार, आपको लग रहा है कि ये युद्ध खत्म करने की मूड में है डोनाल्ड ट्रंप? ईरान तो नहीं है, नहीं इस पे बस की नहीं, ये मूड में बहुत है, इसका बस करे ये दुम दबा के भाग ले आज दुम दबा के भाग ले, मगर इसकी बस की नहीं है भाई, कर ही नहीं सकता क्योंकि ईरान उतारू है इनकी भद्रा उतारने में और इजराइल की भद्रा उतारने में। बात समझिए। ठीक है, ओके। मैं सिद्धार्थ के पास आती हूँ। जी, एक तो मेहरोत्रा साहब ने जो कहा वो सही है, उनके ऊपर इतना दबाव है कि आप अभी अगले 2 मिनट में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज खुलने वाला है, 1 मिनट में मतलब खुलने वाला, भारत के 7 बजे खुलता है और उसका जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग है ऑलरेडी 900 पॉइंट जंप ले चुका है। मैंने अभी आपको एक लिंक भेजा है, आप देख लीजिए। तो मेहरोत्रा साहब जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। हुआ यह है कि इन्होंने कुछ दिन पहले 48 घंटे का जो नोटिस दिया था उसके कारण आज सुबह से, सोमवार सुबह से जितने भी स्टॉक मार्केट खुले, पहले वो न्यूजीलैंड का खुला, फिर ऑस्ट्रेलिया का खुला, जैसे जैसे सूरज उगता है उसके बाद टोक्यो का खुला, शंघाई का खुला, हांगकांग का खुला, सिंगापुर का खुला, भारत का खुला, उसके बाद लंदन का खुला, यूरोप का खुला, इन सारे मिला के करीब करीब $4 बिलियन लोगों ने अपना पैसा उन स्टॉक मार्केट से निकाल लिया। भारत में आज 15 लाख करोड़ रुपए स्टॉक मार्केट से निकल गए। और अभी 1 मिनट पहले अगर न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज 900 पॉइंट ज्यादा होकर खुलने वाला है, इसका मतलब ये सारा पैसा न्यूयॉर्क में अमेरिका को जाने वाला है। इसका मतलब आप सोचिए कि पूरी दुनिया का पैसा दिन भर में लोग डर के अपने अपने स्टॉक मार्केट से निकाले और शाम होते होते ये लोग अमेरिका में डालेंगे, तो अमेरिका को लाभ हो रहा है ना इस युद्ध से। ध्यान में रखिए, ये पूरे के पूरे खेल में अमेरिका को लाभ हो रहा है। और ये बात नहीं है कि ईरान को यह समझ में नहीं आ रहा है। पूरा का पूरा खेल ये है कि एक चीज तो अभी स्पष्ट हो जानी चाहिए कि ट्रंप के 5 दिन के युद्ध विराम की घोषणा सच हो या झूठ हो, पर ये दोनों ट्रंप और ईरान कह रहे हैं कि वो पीछे हट गए, ये तो मानेंगे ना। ईरान भी कह रहा है कि हाँ ट्रंप पीछे हट गए, ट्रंप भी खुद बोल रहे हैं कि हम पीछे हट गए। तो ये तो अब तय हो गया कि ईरान ये तो कहीं नहीं कह रहा है कि ट्रंप साहब झूठ बोल रहे हैं, वो ये कह रहा है कि आप डर के पीछे हट गए। इसका मतलब पहली बार ईरान और ट्रंप साहब एक पेज पे आ गए। पिछले 22 दिन में पहली बार एक पेज पर आए हुए हैं। इसका मतलब ये समझिए, जरूरी नहीं है बात करना। शतरंज के खेल में कोई बात नहीं होती है। आप जब दबाव आता है ना तो सामने वाले को उस तरह का चाल चलना पड़ता है। शतरंज का खेल खेल रहा है ईरान शतरंज का खेल खेल रहा है। वो ट्विटर पर नहीं है, वो ट्विटर पर खेल नहीं खेल रहा है, वो बयानबाजी नहीं कर रहा है। ईरान एक अपने आप में 7,500 साल पुरानी सभ्यता है और वहां पर कहते हैं कि शतरंज का खेल सबसे ज्यादा डेवलप वहां पे हुआ था। वो ट्रंप साहब को दबाव में ला रहा है और ऐसा दबाव में ला रहा है कि ट्रंप साहब वही कर रहे हैं जो सही है, मतलब जो करना चाहिए। वो किसी के कहने पर नहीं कर रहे, वो दबाव में कर रहे हैं। बातचीत की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि एक सामान्य सी चीज होती है नीलू जी कि हर पदार्थ के पीछे एक प्रक्रिया होती है, प्रोसेस से ही प्रोडक्ट निकलता है। बिना प्रोसेस के कोई प्रोडक्ट नहीं निकलता है। तो ईरान ने 22 दिन पहले जब ट्रंप साहब ने उसके ऊपर हमला किया तो उसने ये नहीं देखा कि उन्होंने हमला क्यों किया, सही किया या गलत किया, हमको आतंकवादी देश बोला या नहीं बोला। वो भावनात्मक रूप से उसको नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि ट्रंप साहब क्या बोल रहे हैं, उसने देखा कि ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। और वो क्यों कर रहे हैं ये समझ में आते ही उसने देखा कि ये क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे पात्र कौन है। तो उसने देखा कि ईरान के फारसी संस्कृति को कमजोर मान के
उनकी उसके पास जो दुनिया का 12% तेल है वो हड़पने के लिए पाश्चात्य और अरब सभ्यता दोनों गठजोड़ कर लिए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी कुछ दिन पहले वेनेजुएला में हमला किया था। इनको लगा था ना कि इसका भी 12% तेल है, एक हमला करेंगे ले लेंगे। और अरब संस्कृति भी उनका साथ दे रही थी। ये पाश्चात्य संस्कृति है। पाश्चात्य संस्कृति जो है वो टेक्नोलॉजी पर बिलीव करती है। उसको लगता है कि मेरे पास टेक्नोलॉजी के आधार पर हम कुछ भी जीत लेंगे, धरती भी जीत लेंगे, चंद्रमा पर भी बैठ जाएंगे, मंगल ग्रह पर भी बैठ जाएंगे। तो पाश्चात्य सभ्यता टेक्नोलॉजी पर बहुत भरोसा करती है। और अरब सभ्यता के पास तेल था। इनको लगा फारस की सभ्यता जो कि ईरान की है, 12% दुनिया का उसके पास तेल है, तो जिस तरह से वेनेजुएला को कब्जा किया उसको हम पर भी कब्जा कर लेंगे। तो ईरान जवाब में कुछ नहीं किया, तुरंत वो नाक बन के तेल का जो नल है ना वो हरमुज के ऊपर बैठ गया और बैठा रहा और दिखा दिया कि तुम बाकी ईरान के ऊपर कितना भी बमबारी कर लो, जितना तहस-नहस कर लो, तेल का नल मैं नहीं छोड़ूंगा। तेल के नल पर नाक बैठा है और कह रहा है कि मैं बैठे रहूंगा। उसकी क्षमता भी दिखा दी कि बैठे रहूंगा। अब 22 दिन के बाद हालत ये हो गई है कि पाश्चात्य सभ्यता को इसके चलते हो ये गया है कि पिछले 22 दिन में पाश्चात्य सभ्यता का तेल अब ज्यादा बिकने लगा, क्योंकि रशिया का तेल ज्यादा बिकने लगा। ये युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका से रोज 4 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट होता था। ये युद्ध शुरू होने के बाद 13 मिलियन हो गया। अभी भारत में भी कल परसों भारत में भी देख रहे थे कि अमेरिका से गैस लेके एक जहाज आ गया। इसका मतलब इस युद्ध को शुरू होने के बाद पाश्चात्य सभ्यता को तेल ज्यादा बिकने लग गया। उसका शेयर मार्केट में जो फायदा हुआ मैंने शुरुआत में बता दिया कि आज दुनिया भर में जो $4 बिलियन उड़ा था वो आज फिर वापस अमेरिका में बैठ गया है। तो इसका मतलब यह है कि यूएसए और रशिया जो पाश्चात्य सभ्यता है वो लाभ में है। फारसी सभ्यता को भी तेल का लाभ बढ़ गया है। ईरान पर सैंक्शंस हट गए हैं और हॉर्मुज से चुंगी मिलना उसको शुरू हो गया। ये दोनों चीज युद्ध शुरू होने से पहले नहीं था। इसका मतलब फारसी सभ्यता को भी लाभ हो गया है। अब अरब सभ्यता का दुनिया भर को जो तेल देने की क्षमता थी वो पिछले 22 दिन में घट गई है। इतना उनके ऊपर बमबारी हो चुकी है कि वो अब तेल के मार्केट से अगले 3-4 साल के लिए बाहर हो गए हैं। 3-4 साल के लिए अरब सभ्यता तेल के मार्केट से बाहर कर दिया है इन दोनों ने मिलके। तो बहुत संभव है कि पाश्चात्य सभ्यता अब पलटी मार रही हो और अरब सभ्यता को छोड़ के फारसियों के साथ होकर दुनिया में के तेल के मार्केट से जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अरब सभ्यता, उसको 5 साल के लिए बाहर कर रही है। और इसकी शुरुआत हो गई थी। कल टर्की ने बता दिया, टर्की के विदेश मंत्री ने, कि हमारे यहाँ पर हमने अमेरिका के, ईरान के और बाकी सब लोगों के साथ एक बातचीत शुरू की है। बातचीत शुरू करने का मतलब कोई औपचारिक बातचीत नहीं होती है। सब देश के राजदूत, मान लीजिए इस्तांबुल एक ऐसा शहर है जहां पर कि इन तीनों सभ्यताओं का मिलन होता है। इस्तांबुल में आधा इस्तांबुल यूरोपीय है, आधा इस्तांबुल एशियाई है। इसका मतलब ये इस्तांबुल एक ऐसा जगह है, टर्की एक ऐसी जगह है जहां पर कि अरब सभ्यता के लोग भी रहते हैं, पाश्चात्य सभ्यता के लोग भी रहते हैं और फारसी सभ्यता के लोग भी रहते हैं और तीनों के राजदूत होंगे। तो जरूरी नहीं है कि कोई औपचारिक बातचीत हो। अमेरिका का राजदूत भी टर्की में अमेरिका का राजदूत भी होगा, टर्की में ईरान का राजदूत भी होगा। उन दोनों के बीच में बातचीत करनी होगी। और मेरे ख्याल से अब ये ट्रम्प साहब जिस तरह से मेहरापुरा जी ने कहा बाहर निकलने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उनको भी पता है कि ये बहुत टिकने वाला नहीं है, क्योंकि पिछले 22 दिन में अमेरिका को भी समझ में आ गया लाख बमबारी कर ले ईरान को वो नक्शे से हटा नहीं सकता। ईरान को भी समझ में आ गया कि लाख बमबारी कर ले हमें इजराइल को हटा नहीं सकता। अब अरब वाले सोच रहे हैं कि सबसे ज्यादा तुम्हारी मुझे बढ़ रही है, लड़ाई तुम दोनों की, तेल का कुआं मेरा जा रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये स्थिति ऐसी आ गई है कि ये 5 दिन के बाद आपको सुनने में आएगा। इसमें देखिए ये गाड़ी इतनी तेजी से जा रही है 200 किलोमीटर के स्पीड में कि कोई कहे कि अचानक हम ब्रेक ले लेंगे और सब खत्म हो जाएगा, वैसा नहीं होता है। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में भी सीज फायर जिस दिन हुआ था तो भारत ने भी बोला था कि गाड़ी आपने कहा स्पीड पर गाड़ी जा रही, लेकिन गाड़ी रुकने का संकेत मिल रहा है ना। आज डोनाल्ड ब्रेक पर पैर पड़ गया। लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इस तरह का जब युद्ध होता है तो अभी हाल फिलहाल में 1 साल पहले जब भारत पाकिस्तान के बीच में ट्रम्प साहब घुसे थे और सीज फायर किया था, तो सबसे पहली बात भारत ने ये नहीं कहा कि ट्रम्प साहब ने किया था। हमने तो कहा कि पाकिस्तान घुटनों पर था। उधर पाकिस्तान को पूछे तो कह रहा था कि हमने भारत के इतने हवाई जहाज गिरा दिए। तो कोई हार नहीं मानेगा यहाँ पर कोई। और दूसरी बात, कोई लिखित में सीज फायर नहीं हुआ है। भारत आज भी कह रहा है कि हम सीज फायर, अभी भी हम ऑपरेशन सिंदूर जारी है, लेकिन कुल मिला के शांति की ओर ये जो गाड़ी बहुत तेजी से जा रही थी वो बहुत जल्दी स्लो हो गई है। और मुझे लगता है कि ये सब चीजों में ना अरब सभ्यता जो है उनका इन लोगों ने, फारस की सभ्यता ने दिखा दिया कि हम इतना टिक सकते हैं कि युद्ध शुरू होने से पहले ये पाश्चात्य देश अरब सभ्यता के साथ फारस को निपटना चाह रहे थे। फारस की सभ्यता ने अकेले अरब सभ्यता और पाश्चात्य सभ्यता दोनों को 22 दिन में निपट दिया। अब पलटी मार गई है पाश्चात्य सभ्यता। अब अरब सभ्यता के साथ करिए, चलो भाई हम और तुम धंधा कर लेते हैं साथ में।